नमस्कार स्वदेशी देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज बात करेंगे माननीय के विवादित बोल। भाजपा के तमाम दिग्गज समेत आम कार्यकर्ता तक ऐसी ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे विवाद पैदा होता है। मध्य प्रदेश की पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर अपने बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। सेल्फी के चार्ज और गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने हेतु ऐसे ऐसे उन्होंने बयान दिए हैं कि जिनको लेकर विपक्ष लगातार उनको आड़े हाथों लेता रहा है। अपने कई बयानों पर वह कई बार ट्रोल भी हो जाती हैं। अब उन्होंने एक नया बयान दिया है जिसमें भी बवाल मचा हुआ है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि वो विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं इस बयान के। और महू में विधायक और मंत्री उषा ठाकुर ने मांग कर डाली कि वर्तमान में बढ़ रहे खतरों से निपटने के लिए हर घर में लाइसेंसी अस्त्र शस्त्र और शास्त्र रखे जाएं। घरों में महापुरुषों के चित्र भी लगाए जाएं, क्योंकि अब तक देश को सही इतिहास से वंचित रखा गया है। उषा ठाकुर कहती हैं कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों की चौथी और पांचवी पीढ़ी हिंदू ही होगी। मेरे सामने भी ऐसे कई उदाहरण हैं। उषा ठाकुर इससे पहले भी अपने बयानों के कारण चर्चा का केंद्र बनी रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि जो लोग आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं उन्हें बदले में पैसे चुकाने होंगे। इस बयान के लिए उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। सवाल यह है कि इतने बड़े पद पर, इतने बड़े संवैधानिक पद पर होते हुए इस तरह के बयान कितने सही हैं? क्या इस तरह के बयान समाज में अच्छा संदेश देते हैं? क्या माननीयों को अपने शब्द तोल मोल के नहीं बोलना चाहिए? इसी तमाम मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी उषा ठाकुर के कई बयान आ चुके हैं, जिसमें महू में आदिवासियों को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम ऐसी विचित्र जगह आकर बसे हो। इसको भी लेकर आदिवासियों के बीच कई ऐसे बयान उनके जो जब दिया था तो इस पे कई बार विवाद भी हुआ था। उषा ठाकुर ने एमपी उपचुनाव के दौरान एक बयान दिया था जो मदरसों को लेकर था। उन्होंने कहा था कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले हैं। और जो मदरसों को लेकर उन्होंने कहा था कि राष्ट्र में बाधा जो भी डालेंगे। सबसे पहले आपको इनका पुराना बयान सुनवाते हैं, उसके बाद जो हालिया बयान है हम सुनवाएंगे। सबसे पहले हम आपको उनको मदरसों वाला बयान सुनवाते हैं। आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में। इसके बाद एक और उनका बयान था जो इस पे काफी बवाल मचा था। बता दें कि उषा ठाकुर ने मीटू अभियान पर दिया बयान। उन्होंने कहा था कि महिलाएं तरक्की के लिए शॉर्टकट अपनाती हैं, महिलाएं निजी स्वार्थ के लिए नैतिक मूल्यों से समझौता करती हैं, इसलिए समस्याओं में फंसती हैं। क्या कहा था उन्होंने इस पूरे बयान में, हम आपको सुनवाते हैं। भाई, इसमें मेरा एक स्पष्ट मत है कि जब हम निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए नैतिकता का मार्ग छोड़ते हैं, जीवन मूल्यों को बहिष्कृत करते हैं, तब इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी सभी मातृशक्ति से, भाइयों से ये प्रार्थना है कि अपनी उन्नति प्रगति के लिए हम शॉर्टकट कभी भी ना चुने। नैतिक मूल्यों के साथ, जीवन मूल्यों के साथ समझौता करके यदि कोई सफलता हमने हासिल करी तो भारतीय और इसके बाद भी इनके बयान यहां खत्म नहीं होते। हम आपको एक ऐसा बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी पर ही आरोप लगा दिए। अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ राजनीतिक अन्याय हुआ है। वंशवाद की बात कर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर भी आरोप लगाए थे। सुनवाते हैं आपको वो वाला बयान। राजनीतिक अन्याय सचमुच जितना आपको स्वीकारने में कष्ट है कि एकदम आदमी एक है जिसको हम जानते ही नहीं है, अब वो कैसा है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और उसको वहां पे बोल दिया तुम वहां चले जाओ। ये जो वंशवाद का ग्रहण कांग्रेस को था वो हमारी बीजेपी को भी लगा, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सेट करके। अब आपको सुनवाते हैं वो बयान जो हालिया बयान है और जिससे अब बवाल मचा हुआ है। सुनवाते हैं आपको बयान। तो भारतीय संस्कृति की आत्मा है, वो त्याग का प्रतीक है। तो भगवाकरण करना यानी त्याग, बलिदान, तपस्या, सात्विकता, शाश्वत मूल्यों की स्थापना करना। तो
भगवाकरण यदि मानवता के हित में है, और किसके पास है विश्व में ऐसी संस्कृति, ऐसे संस्कार जो मानव मात्र जीव मात्र की चिंता करते हों। तो जो संपूर्ण जगत को अपना विश्व को अपना परिवार मानता हो, उस संस्कृति का परचम तो फहराना ही चाहिए, पूरे विश्व का भगवाकरण होना चाहिए, तो ही मानवता सुख शांति से रह पाएगी। बिल्कुल। और अब इनका ये बयान आया है जिससे अब बवाल मचा हुआ है। इसी माननीय के विवादित बोल एक जो मुद्दा है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और ब्रजेश पांडे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले शंकर लाल जी, ऐसे बयान माननीय हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की, ऐसे बयान क्या पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करती, या ये जो बयान होते हैं उनके क्यों ऐसे विवादित बयान देती हैं जिससे समाज की समरसता जो है, समाज का जो संतुलन है वो बिगड़ता है? पूरे तो मैं सुन नहीं पाया जी उनके बयान, आपने सुना, मैं पूरे नहीं सुन पाया, पर जो मैंने कुछ सुने हैं जी हो सकता है व्यक्तिगत बयान उनके कुछ रहे हो, जी जो उनकी अपनी चोरी, अपनी थीम, या वो देखिए उषा जी हम लोगों के साथ विधायक रही, जी मैंने उन्हें विधानसभा में भी देखा है, सुना भी है, और वो भारतीय संस्कृति और भारत के जो मूल विचार है और जो परंपराएं हैं उनसे प्रभावित। अब उन्होंने अगर ये कहा कि राष्ट्रवाद के मामले में जो भी बाधक बनेगा वो ठीक नहीं है, क्या गलत कह दिया है? तो अपन सिर्फ निगेटिव ही सोच करके कई बातों को, ये सच है, मैंने आपको कहा कि वो बेबाक बोलती हैं और उनके निजी विचार भी हैं, और इसलिए पार्टी के मामले में पार्टी स्वयं मैंने सक्षम है हर तरह के बयान के। ठीक है शंकर लाल जी, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि उन्होंने इस बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों की चौथी और पांचवी पीढ़ी हिंदू ही होगी। हाँ, अब उनका इशारा इसमें ये था साथ साहब कि जो कन्वर्सन हुआ है जी मुगलों के काल में, जी ये मेरे भी व्यक्तिगत विचार, ठीक है, ये मेरे भी निजी विचार, ठीक है, ये कन्वर्सन हुआ है मुगल काल में, और जो कन्वर्सन हुआ है फिर ब्रिटिश के ईसाई मिशनरियों के आने के बाद, तो मैं तो नहीं सोचता हूँ कि अमेरिका में जहाज से भर करके क्रिश्चियन लोग आए हैं। यहाँ पर पिछले 50-60 वर्षों से जो सत्ता रही है, उस सत्ता ने खुलेआम वोट के तुष्टीकरण के लिए और धर्मांतरण का खेल चलाया है, और इस नाते धर्मांतरण अभी भी बंद नहीं हो गया ना शंकर लाल जी? नहीं हुआ ना, अभी भी नहीं हुआ ना जी। और उस पर और जो सबसे ज्यादा धर्मांतरण करते हैं, जो सबसे ज्यादा धर्मांतरण करते हैं, रोकने की तो उनकी जरूरत है ना। देखिए आधे आदिवासी आपके क्रिश्चियन बन गए। बिल्कुल आप उचित कह रहे हैं, और उस पर जितना काम किया जाए वही कम है, और तमाम संगठन आपकी जानकारी में, भाई साहब मैं कोई राजनीतिक विषय भी नहीं है बहस का जी। कि अभी कल मैं बैठा था एक चैनल में, तो वहाँ कहा कि भैया ये बीजेपी वाले तो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, हम उन्हें बंधु कहते हैं, हम उन्हें भ्राता कहते हैं, हम उन्हें राम जी की सेना कहते हैं जी, जिसको संगठित करके वो रावण जैसे महापापी को जीतने में सफल हुए, और उन्होंने समाज जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। चलिए ठीक है। ब्रजेश पांडे जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ब्रजेश जी, इस तरीके के बयान कितनी सामाजिक समरसता तो खराब होती है, साथ में जो समाज में एकजुट होके लोग रह रहे हैं उनके भी कहने से मनोदशा पे फर्क पड़ता है, या फिर इस तरीके के जो विवाद हैं, इस तरीके के विवादित बोल जो होते हैं, क्या जरूरत होती है? आप इतने बड़े पद पर हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, एक राज्य के मंत्री हैं और संस्कृति मंत्री हैं, इस तरीके के बयान कितने उचित होते हैं? असल में नरेंद्र जी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता बैठे हुए हैं आदरणीय शंकर लाल तिवारी साहब जी, मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि देश के प्रदेश के कल्चर मंत्री का दायित्व क्या होता है, भारत को कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सेक्शन 19(1) क्या कहती है, बिल्कुल आपको संविधान पे एतवार नहीं, आपको भारत के कानून पे एक विश्वास नहीं, आप एवं दिला होकर के बात करोगे, आप समाज के वातावरण को किस तरह से कलुषित किया जाए, किस तरह से वोट बैंक की राजनीति की जाए, आपका उद्देश्य होता है कि चोर से कहो चोरी करे और साहूकार से कहो जागते रहे।
मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है, और इस तरह के बयानों से सामाजिक वातावरण तो कलुषित होता ही है, समाज के अंदर वादरिशन पैदा होने लगता है और लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है जो प्रदेश के संस्कृत मंत्री चला रहे हैं। क्योंकि संस्कृत का मतलब है, संस्कृत शब्द ही जो बना हुआ है वो संस्कृत से बना, संस्कृत जो हमारे देश की मूल भाषा है, आर्यों की देन है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें करके संस्कृत मंत्री जी न सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता तो अर्जित करना चाहती है, कुछ बातों से शंकर लाल तिवारी साहब ने भी नाराजगी व्यक्त किया कि भाई ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतनी महत्वपूर्ण नेता का बयान व्यक्तिगत बयान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कुछ लोग उनसे इस तरह के बयान दिलाते हैं लिटमस टेस्ट करने के लिए कि इसका रिएक्शन क्या होता है, समाज में इसका कुप्रभाव क्या होता है, इसके लिए ऐसे लोगों से बयान दिलाए जाते हैं। इसके पहले उन्होंने कह दिया था जो लोग मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं उसके पैसे लगेंगे। क्या तुकबंदी है? आप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? कोरोना काल में मध्य प्रदेश की जनता हर तरह के संकटों से जूझी है, चाहे ऑक्सीजन की बात रही हो, चाहे इस बेड की बात रही हो, चाहे जितनी तरह की समस्याएं हुई, मध्य प्रदेश कोरोना को लेकर पीड़ित रहा है, थर्ड वेव का खतरा चल रहा है। अब फिर इस तरह की आप बातें समाज के अंदर कर रही हैं। बिल्कुल शंकर लाल जी, अभी आप आदिवासियों की बात कर रहे थे, आपने कहा आदिवासियों को हम वनवासी नहीं कहते हैं, आदिवासियों को हम बंधु कहते हैं। आपकी ही मंत्री ने कहा था कि आदिवासियों के लिए कहा था कि तुम ऐसी विचित्र जगह में आकर बसे हो। ये क्या था? वनवासी हैं भाई, वनवासी वन में रहेंगे, वो विचित्र जगह कैसी हो गई? मैंने आपको पहले भी कहा कि उन्होंने किन परिस्थितियों में विचित्र शब्द का इस्तेमाल किया। विचित्र शब्द से चलिए ठीक है, दूसरे बयान पर आते हैं शंकर लाल जी, दूसरे बयान पर आते हैं। सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं, राष्ट्रवाद में बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्रहित में बंद होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगर उनकी तरफ से एक बयान आया था, अभी जावेद अख्तर जी की बात करें, उनका एक बयान आया था, उनने आरएसएस को कह दिया था कि यहाँ पे आतंकवादी बनाए जाते हैं, आरएसएस देश के लिए खतरा है। उस पे तो बड़ा हो हल्ला हुआ था, उस पे आपके मुंबई में थाने में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज हुई, उसमें जाकर वहां पे विवाद भी बढ़ा। तो ऐसे बयानों के बाद आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आपके खिलाफ अगर मान लीजिए ऐसे बयानों में विवादित बोलों के बाद में अगर बवाल होता है तो एक मंत्री को क्या ये शोभा देता है? नहीं, क्या जावेद अख्तर और उषा ठाकुर के बयानों को जी एक तराजू में तोलना उचित बात होगी? देखिए तो ये नहीं, आप मेरी बात, अब आपको तकलीफ हो गई, अब आपको तकलीफ हो गई। पब्लिक को मैसेज तो जाए, बोलने क्या था आप चलिए बता दीजिए, जावेद अख्तर का क्या बयान था? मैं बता रहा हूँ, जावेद अख्तर का बयान आप ही ने अभी कोट किया है। हमने डिबेट की है, उस पे हमने डिबेट की है। प्लीज मतलब कुछ तो बोल दो। जी 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 जावेद अख्तर जी ने जो भी कहा जी, वो अभी आपने कोट किया है कि उन्होंने कहा कि आरएसएस के कैंप में, आरएसएस की शाखाओं में जी है और आतंकवादी पलते हैं जी। ये बयान जावेद अख्तर का, और इसके पहले भी जो बयान जावेद अख्तर के आए जी, जिन पर आलोचना हुई है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक कि है, वो आलोचना जो हुई है वो गलत हुई है, इस बात को समझ लीजिए। जी और उषा ठाकुर ने कही या किसने कही, ये भी बड़ा विषय नहीं है। जी विषय यह है कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित स्वयंसेवकों को और एक तैयार करने वाला विश्व स्तर का संगठन है। उसके अनुशासन, उसके काम कि आप सब स्वयं आग्रह पूर्वक भी नम्रता से कह रहा हूँ, आप भी सराहना करते हैं। माननीय ब्रिजेश जी बैठे हैं, पार्टी और राजनीतिक दृष्टि से कुछ भिन्नता हो सकती है, कुछ बातों में उनकी माने अलग राय हो सकती है, पर आरएसएस में आतंकवादी पलते हैं, ये जावेद अख्तर जी अगर कहेंगे, देखिए उसकी तुलना उषा ठाकुर के बयान से करना, मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ, क्या न्याय है? क्या कुछ तो एक व्यक्ति चलिए मैं जिम्मेदार व्यक्तियों की बात करूं, ये उषा ठाकुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई लेखक कभी नहीं है, उषा ठाकुर कोई लेखक कभी नहीं है, संवैधानिक पद पे बैठी हैं, तो पद की मर्यादा रखते हुए बयान देना चाहिए ना शंकर लाल जी। ये तो मैं भी जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो मंत्री है, और यदि वो ये कहती है कि राष्ट्रवाद के रास्ते में जो बाधक होगा उसे सहा नहीं जाएगा, या ठीक नहीं होगा, तो बताइए भाई साहब, ये जावेद अख्तर से तुलना है? एक सुसंगठित संगठन जो देश के अंदर है,
और जिसकी सराहना नेहरू जी ने भी करी। मैं आपसे अभी वही प्रणब मुखर्जी जिसके शंकर लाल कार्यक्रम में जी, शंकर लाल जी, अपने मैं उनके पूर्व ना तो राष्ट्रपति- उनके बयान का समर्थन कर रहा हूँ ना उषा ठाकुर के बयान का समर्थन कर रहा नहीं, तुलना की बात मैं कर रहा हूँ। हूँ। जी अब समझिए, एक कह रहा है कि राष्ट्रवाद में जो बाधक होगा उसे सहा नहीं जाएगा। अच्छा, एक फिर कह उसके रहा बाद है कि सारे मतलब- कट्टरवाद, सारे आतंकवाद एक- मदरसों में पले बड़े हैं। हाँ, एक कह रहा है, मैं आ रहा हूँ, जी। अब बहुत सारी लाइनें हैं उनकी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप एक कह रहा है कि पूरे विश्व का भगवाकरण हो जाए ठीक है, तभी ये विश्व का कल्याण होगा। ठीक है ये वत्सल कुटुम्बकम वाली बात है। जी। ये सीए राम में सब्जेक्ट जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी वाली बात है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है। हम पहले से कह रहे हैं वत्सल कुटुम्बकम, इस धरती में जो भी प्राणी मात्र है, पशु पक्षी है, वो सब जीव अंश है प्रभु का, और है। इसलिए उसमें सब में ममत्व, उसमें सब में अपनत्व। ठीक है। ये क्या गलत कह दिया भैया। ठीक है, और ठीक है इसकी सर। ब्रजेश तुलना पांडे जी, जाहिर ब्रजेश करते पांडे जी बोलना चाह रहे हैं कुछ बहुत देर से। जाएंगे। शंकर लाल जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। जी ब्रजेश जी। नरेंद्र साहब, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से ही कहना चाहूंगा जी। कि इन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई का उल्लेख किया, तो मैं भी एक चौपाई से अपनी बात को करूंगा जी। कि तुलसी मेरे राम को रीझ भयो न खीज, अब भौम पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा बीज। मेरा कहने का आशय ये है कि आप वनवासी आदिवासियों को कहते हैं, शायद आप ये भूल जाते हैं कहते समय कि देश के नहीं, अखंड ब्रह्मांड के रचयिता, अखंड ब्रह्मांड के ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उसी वनवासी, उसी आदिवासी सबरी के जूठे पैर को खाए थे। दूसरी बात ये भी भूल जाते हैं, उसी पिछड़ा वर्ग को उन्होंने अपने साथ और उन्हीं लोगों के साथ पूरे के पूरे लंका में रावण का नाश किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, मैं इस बयान से, जावेद भाई के बयान से सहमत नहीं हूँ कि आरएसएस की पाठशाला में आतंकवादी पलते हैं। ये जावेद भाई का अपना बयान होगा। जावेद भाई हमारी पार्टी के कोई नेता होता नहीं। ठीक है। जहाँ तक बात यह है कि आरएसएस की बात है, आरएसएस वास्तव में एक राष्ट्र के निर्माण में अपनी उसकी एक अग्रणी भूमिका होती है, लेकिन इस तरह के बयान जो प्रदेश की संस्कृति मंत्री का बयान है, इनके बयान की मैं कटु आलोचना करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हम सब के आराध्य हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे समाज को तिरस्कृत करो, अपमानित करो। बिल्कुल। और सब समाज के हर व्यक्ति के लोगों को, जहाँ अनेकता में एकता वाला देश है, सबको साथ में जोड़कर चलने की जरूरत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माले के अंदर सिर्फ एक फूल जो रहता तो उसका अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो माला का स्वरूप ले लेता है तो उस माले की अपनी एक स्थिति बन जाती है और वो प्रभु को समर्पित किया जाता है। लेकिन ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश सरकार में एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, संस्कृति मंत्री हैं। वही मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ नरेंद्र साहब कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठी हुई जिन्होंने पद गोपनीयता की शपथ लिया है, बिल्कुल, उन मंत्री को, जो प्रदेश की कल्चरल मिनिस्ट्री है, जो संस्कृति देती है प्रदेश को, बिल्कुल, जिनके विचार से, जिनकी भावनाओं से, जिनके स्टेटमेंट से प्रदेश का कल्चर डेवलप होता है, अगर वो इस तरह की बातें करेंगी तो हम समझते हैं इससे धार्मिक जो है भंवर उत्पन्न होने लगता है। इससे बचना चाहिए। कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी अगर संवैधानिक पद में बैठा हो तो वो सिर्फ उसकी शपथ नहीं रहता हो जिस पार्टी का प्रतिनिधि है, बल्कि वो समूचे मध्य प्रदेश की संस्कृत मंत्री है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। शंकर लाल जी, एक और मैं आपको बयान उनका बता दूं, मैंने अभी सुनवाया भी था, मैं आप 1 मिनट में वो क्वेश्चन खत्म करूंगा। उन्होंने ये कहा था कि महिलाएं तरक्की के लिए शॉर्टकट अपनाती हैं, महिलाएं निजी स्वार्थों के लिए नैतिक मूल्यों से समझौता करती हैं, इसलिए समस्याओं में फंसती हैं। खुद महिला हैं, नेत्री हैं, बड़ी नेता हैं। ये क्या बयान हुए? जी बोलिए शंकर लाल जी। नहीं, मैं इस बयान का मतलब, मैंने आपको कई मुद्दों को मैंने कहा है जी, कुछ बातें निजी विचार होती है जी, और उनको ये किस संदर्भ में, एक परिस्थितियां और संदर्भ भी कहीं न कहीं उस समय के वाक्यांश परिस्थितियां हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बयान सही है। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं एक दूसरी बात आपसे कह रहा जी हूँ। जी उन्होंने एक बयान, आपने और पढ़ा अभी चैनल में, मैंने आपसे लिया है जी कि शस्त्र और शास्त्र, जी, ये दोनों घरों में होना चाहिए, सभी बिल्कुल। घरों में होना चाहिए। ठीक है, उसमें उन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी। ठीक है एक मुस्लिम भजन है, जी, मोहम्मद ने कदम अपना सरे मैदान रखा है, जी, इधर तलवार रखी है, इधर कुर्रान रखा है, ठीक है गुनहगारों गुनाहों से कयामत में न घबराओ। जी, किसने कह दिया तुमसे कि तुम मायूस हो जाओ? और हमारे तो सारे देवी देवता अस्त्र और शस्त्र, हमारे ब्रह्मा जी भी एक हाथ में वेद लिए हैं, हमारी हिंदू गायत्री, धर्म में भी शस्त्र पूजा का विधान है और हर घर में शस्त्र होते हैं। तो ये अगर किसी मंत्री ने कह दिया जी,
तो ये कहाँ से भैया आलोचना का विषय है कि सभी घरों में शस्त्र होने चाहिए, सभी घरों में शास्त्र होने चाहिए, पर वो अन्याय करने के लिए नहीं, न्याय की रक्षा के लिए होने चाहिए, वो शांति के लिए होने चाहिए। इसमें क्या गलत मंत्री ने कह दिया, मेरे को ये कम समझना। ठीक है ब्रजेश जी, ब्रजेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे। ब्रजेश जी 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 मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ नरेंद्र साहब की शस्त्र और शास्त्र का सिद्धांत। एक सेकंड ब्रजेश जी, एक सेकंड, एक श्लोक है, ब्रजेश जी की अनुमति से कह रहा हूँ, जी शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे। आपने कई देशों को सुना होगा, वहाँ का एक एक नागरिक सिविलियन भर नहीं है, इज द पुलिसमैन, इज द मिलिट्री मैन आल्सो, और छोटे छोटे देशों में वो अपने देशों की रक्षा करते हैं। तो क्या दिक्कत है शस्त्र और शास्त्र की, यदि कोई वकालत करे? जी जी ब्रजेश जी। नरेंद्र साहब, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल मित्र से ही कहना चाहता हूँ जी कि भाजपा वालों को हर बात में हिंदू और मुसलमान दिखता है। भाजपा वालों को हर बात में हिंदू और मुसलमान दिखता है। इस विषय पर मैं अच्छा हूँ साहब, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखता है। बहुत बढ़िया जी। दूसरी बात मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ, जी। शस्त्र और शास्त्र के विधान के बारे में हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे आप हिंदुओं के जितने भी ग्रंथ उठा करके देख लिए, हर ग्रंथ में उसका एक निश्चित नियम बताया गया है। जैसे दशहरे के दिन इन शस्त्रों की पूजा होने का विधान बताया गया है, दशहरे के दिन ही उनकी पूजा होती है, बाकी साल के अन्य दिनों के 364 दिनों में नहीं होती है। तो ये चीजों को आप कह के साबित क्यों कर रहे हैं समाज के अंदर? कहना क्या चाह रहे हैं समाज के अंदर? आप समाज को संदेश क्या देना चाह रही हैं एज ए संस्कृत मंत्री? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है नरेंद्र साहब, इससे बचना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो उन्होंने, आपने एक अच्छा सवाल लिया नैरो माइंड को लेकर के, ये नैरो मेंटेलिटी है कि 60 कट लड़कियां ना पहने। अरे आज भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत प्रगति के उच्चतम स्तर में पहुंच चुका है। अगर आप ये सोच करके चलेंगे कि लड़कियां वायुयान क्यों उड़ाती हैं, लड़कियां अंतरिक्ष में क्यों जाती हैं, ये 60 कट कपड़े क्यों पहनती हैं? ब्रजेश जी उस बयान को मैं आपको फिर से बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि महिलाएं तरक्की के लिए शॉर्टकट अपनाती हैं। हाँ, 60 नहीं, वो तो ठीक है, वो तो 60 कट तो उन्होंने कहा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसके पहले उन्होंने एक बयान दिया था, वो मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि महिलाएं जो वस्त्र पहनती हैं उस पर ध्यान रखें। तो इसलिए मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम इस चीज से उनको ध्यान रखना चाहिए। किस तरह के बयान देने से समाज में उस वर्ग की महिलाओं के ऊपर गलत असर पड़ता है, जो समाज की तरक्की के साथ, जो समाज के को आगे बढ़ाने के लिए उच्च से उच्चतर दिशा के रास्ते का सोपान तय करती है। तो इसलिए इस तरह के बयान से बचना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी भावनाएं कुछ है, भावनाओं को आप अंदर रखिए। आप प्रदेश की संस्कृत मंत्री हैं, 7.5 करोड़ जनता की आप प्रदेश की संस्कृत मंत्री हैं। आपको सोच की हर बात बोलना चाहिए, चाहे आप विधानसभा के पटल में बोले, चाहे वो किसी पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक शब्द को नाप तोल के बोले। जिस तरह से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब बोलते थे, इस तरह के और अन्य नेता बोलते थे। क्योंकि हर शब्द जो होते हैं वो किसी भी ब्रह्मास्त्र और पाशुपात्र से कम नहीं होते हैं। उस शब्दों की मार्मिकता समझिए और उस शब्दों के बारे में ही तब आप जाकर के उसको बोले, तो ज्यादा उसका फल मिलेगा और मध्य प्रदेश की जनता उससे लाभान्वित होगी। बिल्कुल, लेकिन आज बड़ी सार्थक चर्चा हुई, सार्थक चर्चा। और आप ये देखिए कि बिल्कुल एक शांतिमय माहौल में चर्चा होती है। ब्रजेश पांडे जी और शंकरलाल तिवारी जी दोनों, मतलब हमारे वरिष्ठ पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और नेता भी हैं, लेकिन एक सार्थक चर्चा आज हुई है, कहना चाहिए जिस तरीके से होनी चाहिए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात इसमें अगर देखें तो जिस तरीके से माननीय के जो विवादित बोल आते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो पब्लिक इनको चुनकर, इनको वोट देकर विधानसभा में भेजती है, या ये जो बड़े पद पर जब पहुंचते हैं तो इस तरीके के विवादित जो बयान होते हैं वो समाज में कहीं ना कहीं गलत असर डालते हैं। लेकिन अगर कहा जाए, उषा ठाकुर की बात की जाए तो उषा ठाकुर के लगातार विवादित बयान आ रहे हैं और इस बयान के बाद भी अब प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर है। फिलहाल माननीय के विवादित बोल कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।